वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का government.blocks यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो टुडे स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि एक दुकानदार के पास कुछ प्रतिरोध हैं, जैसे मान लो कि 10 ओम का प्रतिरोध है, 20 ओम का प्रतिरोध है और 30 ओम का प्रतिरोध है। ये 3 ओम है। अब उस दुकानदार को इनसे बड़े और इनसे छोटे प्रतिरोध चाहिए, बड़े और छोटे प्रतिरोध चाहिए, जबकि दुकानदार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बड़े चाहिए, इसके लिए इन प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ेगा, और छोटे चाहिए उनके लिए भी हम इन प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, जब हमें बड़े प्रतिरोधों की जरूरत पड़ेगी तो प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार करेंगे, और जब हमें छोटे प्रतिरोध, इनसे छोटे प्रतिरोध की जरूरत होगी, तब प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार करेंगे, इसी चीज की स्टडी हम प्रतिरोधों का संयोजन नामक टॉपिक में करेंगे। अब बड़ा प्रतिरोध चाहिए, उसके लिए संयोजन में कौन सा संयोजन होगा, छोटा प्रतिरोध चाहिए, उसके लिए संयोजन में कौन सा संयोजन होगा, ये देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन, और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। कभी कभी हम पहले समांतर क्रम संयोजन यूज करते हैं और उसके बाद में श्रेणी क्रम संयोजन यूज करते हैं, या इसका विलोम। तो इस प्रकार जब दोनों संयोजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। तो वैसे मुख्य रूप से प्रतिरोधों का संयोजन 2 ही प्रकार से होता है, पर इन दोनों संयोजनों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। इन दोनों संयोजनों का प्रयोग एक साथ करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। तो नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन। और इन दोनों से मिलकर जो बना होता है 2+1 से मिश्रित संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन, PARALL, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये आपको जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने पहले हिंदी वर्जन लिखा है और उसके बाद में इंग्लिश वर्जन लिखा है। यदि आप हाई क्लास में जाएंगे, BSc करेंगे या बाद में MSc करेंगे,
तो इन वर्डों का यदि आप हिंदी का इंग्लिश यूज करते हैं तो आपको आगे वाली पढ़ाई काफ़ी सरल और सुविधाजनक रहेगी। कई बार हम इंग्लिश वर्ड से थ्योरी समझ लेते हैं, कई बार हिंदी वर्ड से हम थ्योरी को इजीली समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, जो जितने प्रतिरोध लेते हैं, चाहे वो 2 लें या 3 लें या n प्रतिरोध लें, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार क्रमशः और जोड़ते रहते हैं। इस संयोजन को एक विद्युत वाहक बल या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या जिसका शॉर्ट नाम होता है EMF से जोड़ते हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है। तो देखिए इसका चित्र, यह आपका प्रथम प्रतिरोध है R1, इसका ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। अब इस संयोजन को विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E से एक कुंजी की सहायता से जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि परिपथ में धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। मान लिया कि धारा I है तो इधर भी ये I ही मिलेगी आपको। अब मान लिया कि यहाँ पर बिंदु A है, A और बिंदु B के बीच में प्रतिरोध R1 है, B और C के बीच में प्रतिरोध R2 है और C और D के प्रतिरोध के मध्य R3 है। तो देखो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे हैं तो उन सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यदि हम VAB निकालें तो VA माइनस VB, इसी प्रकार VB से निकालें तो VB माइनस BC और इसी प्रकार VCD निकालें तो VC माइनस VD। अब इन सबको जोड़ दें तो आपको अंत में आएगा VA माइनस VD, यानी कि A और D के मध्य विभवांतर मान लेते हैं कि V है। A और D के मध्य विभवांतर क्या है? V है। तो VA माइनस VD क्या जाएगा? V। और A और B के बीच में विभवांतर मान लेते हैं V1 है और B और C के मध्य V2 है और C और D के मध्य V3 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी थ्योरी। आप देख रहे हो कि जो विद्युत वाहक बल से धारा I प्रवाहित हुई या बेटी से धारा I प्रवाहित हुई वो R1 में भी I रहेगी, R2 में भी I रहेगी, R3 में भी I रहेगी। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। तो अब कॉपी पे निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। इस संयोजन में या श्रेणी क्रम संयोजन में, तो इस संयोजन में प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस संयोजन में प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से यह आपका प्रथम प्रतिरोध है। इस प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा है।
मान लिया कि प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा बी है, तो बी ही द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा है और प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा है। प्रथम सिरे से कोमा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा इसी प्रकार क्रमशः अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। इन प्रतिरोधों के प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव EMF या विद्युत वाहक बल को EMF भी हम कहते हैं से देखो इन प्रतिरोधों के प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को विद्युत वाहक बल या EMF से जोड़कर EMF के धन टर्मिनल से तथा ऋण टर्मिनल को कुंजी से जोड़कर अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। देखो बच्चों, हमने इस श्रेणीक्रम संयोजन में प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा और इसी प्रकार यदि और भी प्रतिरोध हों तो इसी प्रकार हम जोड़ते जाएंगे। अंतिम प्रतिरोध का द्वितीय सिरे को हम कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा, तब बैटरी के धन टर्मिनल को प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा। तो इस प्रकार हमारा श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ पूर्ण हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक सीधी सी थ्योरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो थ्योरी ये है, चाहे वो फिजिक्स में कैसा भी संयोजन हो, अब प्रतिरोध की जगह कुछ भी आ जाए, जैसे संधारित्र आ गया, सेल आ गया या और संयोजन आ गया, तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1,
नंबर 1 ये है, जब भी हम चाहे श्रेणी क्रम से योजन करें चाहे समांतर क्रम से योजन करें, तो एक ट्रिक यह है कि जब आपके सिरे बदलते हैं या बिंदु बदलते हैं, जब जब बिंदु बदलेंगे तब तब विभवांतर बदलेगा। जब जब बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। दूसरी, इस चीज को मैं ऐसे भी लिखता हूं, बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। बात एक ही है, बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेगा। दूसरा, परिपथ में बिंदु एक है और अंतिम बिंदु भी दूसरा है। यदि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु एक है और उन प्रथम बिंदु से और अंतिम बिंदु से बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं या आवेश जुड़े हुए हैं, तो अब बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो इनमें प्रवाहित धारा का मान बदलेगा और विभवांतर नहीं बदलेगा। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, प्रवाहित धारा समान रहती है। और जब बिंदु नहीं बदलेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं रास्ते बदलेंगे, रास्ते बदलने पर धारा, या मैं आवेश भी कर सकता हूं, आवेश, धारा या आवेश, रास्ते बदलने पर धारा और आवेश का मान बदलता है। तो ये आपका ट्रिक था। इस ट्रिक को आप याद कीजिए, आपका काम बहुत इजी हो सकता है। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलेगा। देखो यहाँ पर बिंदु ए बी था, फिर बी और सी हो गया, फिर सी और डी हो गया। तो देखो बिंदु बदल रहे हैं इसलिए विभवांतर बदल रहा है। पर देखो धारा क्या है, सभी में एक बार बह रही है। क्यों बह रही है? क्योंकि रास्ते नहीं बदल रहे हैं, रास्ता एक ही है। रास्ता बदलेगा तो धारा और आवेश का मान बदलेगा। तो आई होप डेट दिस पॉइंट आर रिमेंबर, या इसको हम पीटीआर भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। अब देखो इतनी बात हमारे क्लियर हो चुकी है कि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा। तो विभवांतर ए बी या ए बी के मध्य विभवांतर ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी प्रकार बी सी के मध्य विभवांतर वी बी माइनस वी सी, और वी सी माइनस वी ए। अब देखो वी ए बी को मैंने V1 माना है, तो माना V1 इज इक्वल टू वी ए बी, और वी बी सी को मैंने V2 माना है, तो इसको मैंने लिख दिया V2, और इसको मैंने क्या माना है V3। उपर्युक्त को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VA। देखो यहाँ थोड़ा अपने गलत लिख दिया, VD आना था, ये V और D, क्योंकि हम जानते हैं कि C और D के मध्य विभवांतर V3 है, तो ये VC माइनस VD आएगा, और ये भी क्या आएगा
VD आएगा। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या बच गया VA माइनस VD। अब देखो V और D के मध्य विभवांतर क्या माना अपने, V माना है, तो यह क्या हो गया V, तो V क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, या मैं इसे लिखता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी, या मैं आपको, ये तो मैंने विथ प्रूफ या विथ कॉन्सेप्ट बताया है कि V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों होता है, और मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई है कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। यहाँ या बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर बदलेगा। अब इन तीनों विभवांतर के तुल्य एक विभवांतर V मान लिया, तो V इजिकल क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य था कि कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, जो मैंने करने का पूरा प्रयास किया है। अब देखो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I है, विभवांतर V1 है और प्रतिरोध R1 है, तो ओम के नियम से, या लिख सकते हैं प्रथम प्रतिरोध में ओम के नियम से, प्रथम प्रतिरोध के लिए देखो V इजिकल टू होता है IR, ये हम जानते हैं ओम का नियम यही है, तो यहाँ लिख सकते हैं ओम का नियम, ओम का नियम। अब प्रतिरोध प्रथम ले रहे हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का मान R1 है, विभवांतर V1 है और प्रायिक धारा I है, तो V1 इजिकल टू क्या जाएगा IR1, डेट सिंपलाइज, या वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को लिखने की, यही पर्याप्त है। अब द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 इजिकल टू IR2 जाएगा, V2 इजिकल टू IR2, और तृतीय प्रतिरोध के लिए या तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 इजिकल टू IR3। अब हम क्या करेंगे, V, V1, V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। V, V1, V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। V क्या है, तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रायः I होती है। R क्या है, तुल्य प्रतिरोध। V क्या है, तुल्य विभवांतर। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में V, V1, V2 और V3 के मान रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। समीकरण 1 में V, V1, V2 व V3 के मान रखने पर, तो हमारा क्या आएगा, V की जगह तो IR आ जाएगा, V1 की जगह IR1 आएगा, V2 की जगह IR2 आएगा और V3 की जगह IR3 आएगा। तो ये IR तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। इन तीनों पदों में I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित की जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।
आप चाहो तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो। अब देखो इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष टॉपिक करके अपन ये चीज लिख देंगे, निष्कर्ष करके ये लिख देंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष 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 कैसे लिखते हैं ये देखना पड़ेगा। निष्कर्ष श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दूसरा आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग कहाँ करेंगे, ये बात भी आपके मन में उठ रही होगी। देखो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। अब जैसे मान लो कोई 3 प्रतिरोध आपको दे रहे हैं और उन तीनों प्रतिरोधों को आप योग करोगे और वो योग किसके बराबर आएगा, तुल्य प्रतिरोध के बराबर आएगा। अब जो तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों का योग है, तो ये बात दही की तरह बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। तो ये बात स्पष्ट है कि तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों से अधिकतम होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोध के मान से अधिकतम होता है, अतः इसका उपयोग अधिकतम प्रतिरोध का मान निकालने के लिए करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में जब पार्ट स्टार्ट किया था कि एक दुकानदार के पास 3 प्रतिरोध हैं, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, अब उसे इससे बड़ा प्रतिरोध चाहिएगा तो वो उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन करेगा। तो इसका उपयोग क्या है, प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों से बड़ा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दिए गए प्रतिरोधों से अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दिए गए प्रतिरोधों से अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका उपयोग हो गया। अब देखो कुछ इसके निष्कर्ष हैं जो हम ये जो थ्योरी है उसी के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला है, या इसको मैं निष्कर्ष नहीं के पॉइंट टू रिमेंबर कहता हूँ, पॉइंट टू रिमेंबर। नंबर 1 है, देखो इन सभी प्रतिरोधों में प्राहित धारा का मान समान है, अर्थात ओम के नियम से V = IR। अब देखो I यहां पर क्या है, समान है। I क्या है, समान है या नियत है। तो यहां लिख दीजिए I नियत है। जब नियत है तो V अनुक्रमानुपाती R, यानी कि जो विभवांतर है वो प्रतिरोध के समांतर होगा। अब यदि इस केस में लूं तो V1 समांतर R1, V2 समांतर R2, V3 समांतर R1, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर क्या जाएगा, R1 R2 अनुपात
R3। तो एक बात तो अपनी ये क्लियर हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? जो शक्ति होती है वो P इजिकल टू VI होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, P इजिकल टू VI। P क्या है यहाँ पर? शक्ति है। V विभवांतर I, ये देखो। फिर यहाँ पर I क्या है? नियत है। अब देखो हम क्या जानते हैं ओम के नियम से, V इजिकल टू IR, तो P इजिकल क्या जाएगा? IRI, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। अर्थात यहाँ जो परिपथ में विद्युत शक्ति है वो भी प्रतिरोध के समानुपाती है। यदि P1 होगा तो P1 समानुपाती R1, P2 समानुपाती R2, P3 समानुपाती R3। अब यदि मैं P1, P2 और P3 के रेशियो निकाल दो, क्या आएगा? R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? जो प्रतिरोधों का अनुपात है वही विद्युत परिपथ में शक्ति का अनुपात होगा। इससे पहले हमने क्या देखा? जो प्रतिरोधों का अनुपात है वही विभवांतर का अनुपात है। तो इससे दोनों से हम ये निष्कर्ष निकालना चाहें, जो प्रतिरोधों का अनुपात ही विभवांतर के अनुपात और शक्ति के अनुपात के तुल्य होता है। तीसरा पॉइंट टू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसका प्रयोग हम दिए गए प्रतिरोधों के अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर की श्रृंखला में या श्रेणी क्रम संयोजन के PTR की श्रृंखला में पॉइंट नंबर जो चौथा है वो है, देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में चाहे आपके कितने तार जुड़े हुए हों, उन तारों में से कोई भी एक तार बीच में से टूट जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। यदि दिए गए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में कोई भी एक तार टूट जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। दिए गए प्रतिरोधों में से एक भी प्रतिरोध टूट जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। देखो, मान लो कि ये टूट गया तो धारा प्रवाह आगे बंद हो जाएगा। यानी कि कोई सा भी क्रम संयोजन हो और उसमें एक भी टूट जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। अंतिम और लास्ट है 5 नंबर का। 5 नंबर का जो है, इस चित्र में हमने 3 प्रतिरोध लिए। यदि मैं N प्रतिरोध लूं तो मेरा तुल्य प्रतिरोध यदि R हो, N प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में
तुल्य प्रतिरोध n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डेक्स है तो R डेक्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn होगा। अब यदि ये R1, R2, R3, Rn भी समान हो तो यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn बराबर R हो तो R डेक्स बराबर क्या जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R। अब देखो ये R R R n बार है। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। यदि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 बार है, 2 प्लस 2 5 बार है, इसलिए 2 गुणा 5, या इस चीज को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, यानी कि 2 5 बार है, 2 5 बार है, 2 5 बार है। ऐसे ही यहां देखिए आप R R R n बार है, R R R n बार है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा R डेक्स इक्वल टू n R, R डेक्स इक्वल टू n R, R डेक्स इक्वल टू n R। यदि आपके n प्रतिरोध श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हों और सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तो तुल्य प्रतिरोध R डेक्स इज इक्वल टू n R प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ये जो ट्रिक है इसको मैं नहीं साफ करता हूं, केवल डायग्राम देखूंगा। श्रेणीक्रम संयोजन से हमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि श्रेणीक्रम संयोजन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जब दिए गए प्रतिरोधों में अधिकतम प्रतिरोध का मान निकालना हो या बड़े प्रतिरोध का मान निकालना हो तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इस चीज़ से ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा या दिए गए प्रतिरोधों से कम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो जो सेकंड नंबर है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, देखो समांतर क्रम संयोजन को कभी पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन। तो वो एक ही बात है दोनों में से। और इसमें हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, देखो यदि इस चीज को हम यहाँ अप्लाई करें, रास्ते बदलने तो धारा आवेश का मान बदलेगा, बिंदु बदलने पर भी मान बदलेगा। देखो ये तीनों प्रतिरोध, ये वाला आपका R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध केवल 2 ही बिंदुओं के मध्य स्थित हैं, तो बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल रहा है। यहाँ पर आप देखिए
बिंदु नहीं बदल रहा है, तीनों प्रतिरोधों के बिंदु सेम है, ए बी है, अर्थात विभवांतर नहीं बदलेगा। विभवांतर यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा। धारा का मान यहाँ आई होगा और यहाँ भी आई ही होगा। अब देखो बिंदु नहीं बदल रहे हैं इसलिए विभवांतर नहीं बदलेगा। विभवांतर यहाँ पर भी वी होगा, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी वी होगा, क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहा है। ये हमारा लॉजिक हर जगह कार्य करता है। दिस इज लॉजिक। अब देखो रास्ते बदल रहे हैं। बिंदु ए से एक रास्ता ये चला गया, दूसरा ये चला गया, तीसरा ये चला गया, या पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, या तीसरा ये आ गया। दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ धारा आई आएगी, ये आई तीन रास्तों में अलग अलग हो जाएगी, जबकि रास्ते बदलने पर धारा का मान बदलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर धारा I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है। अब देखो यहाँ रास्ता नहीं बदल रहा है तो यहाँ धारा कितनी जाएगी, I1 आ जाएगी आपकी, यहाँ पर I2 आ जाएगी, यहाँ पर आपकी I3 आ जाएगी। तो ये I इज इक्वल टू क्या जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I1 प्लस I3। एक चीज अपनी ये हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे कि समांतर क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों का प्रथम सिरे एक बिंदु से, या इसे बोलते हैं संधि बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध एक बिंदु पर जुड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं संधि। तो दिए गए प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक संधि से और दूसरे सिरे दूसरी संधि से जुड़ते हैं तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। प्रथम संधि को बैटरी या विद्युत वाहक बल के धन टर्मिनल से और द्वितीय सिरे को कुंजी की सहायता से विद्युत वाहक बल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इस संयोजन में प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को ए संधि से और द्वितीय सिरों को बी संधि से जोड़ते हैं। ए को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा ऋण टर्मिनल को कुंजी की सहायता से संधि के बिंदु बी से जोड़ते हैं। इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन पूर्ण होता है। देखो इस जो संयोजन अपन ने किया है इसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है संधि। जब तीन या तीन से अधिक प्रतिरोधों के सिरे एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ ए क्या है, एक संधि है, या बी क्या है, एक संधि है। तो ये संधि का आप लिख लीजिए, जैसे प्रतिरोध का चिन्ह होता है ऐसे ये संधि का चिन्ह होता है। जब तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध एक सिरे में मिलते हैं तो वो पॉइंट संधि कहलाता है। अब दूसरा बात ये आ गई जो मेरा लॉजिक आपको बताया था कि यहाँ बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। रास्ते बदलने पर धारा बदलती है, तो रास्ता यहाँ से देखो बिंदु ए से एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रास्ता बदल रहा है इसलिए धारा बदलेगी। तो मान लिया इसमें धारा रास्ते में I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, तो यहाँ बिंदु पर ये मिलेगी
तो ये इस बिंदु बी पर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो ये I1 प्लस I3 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I। तो ये हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो चित्रानुसार I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अपन ने माना है। और क्यों माना है ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी है कि जब जब रास्ते बदलते हैं तो धारा का मान बदलता है। यहाँ धारा दे रखी है तो इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। अब देखिए इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रथम प्रतिरोध में ओम के नियम से, प्रथम प्रतिरोध में ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, I, V क्या है, नियत है, R हम प्रतिरोध सृजन करेंगे तो ऑलरेडी दिया जाता है। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या जाएगा, V अपॉन R। अब प्रथम प्रतिरोध में I क्या है, I1 है। देखो प्रथम प्रतिरोध में I क्या है, I1 है। V फिक्स है, R क्या है, R1 है। द्वितीय प्रतिरोध में, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध देखो धारा I2 आ रही है, विभवांतर V समान है, प्रतिरोध R1 है। और तृतीय प्रतिरोध के लिए I3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, VR3। अब हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे। जो समीकरण नंबर 1 ये है, ये I का मान रखेंगे तो आएगा V अपॉन R, I1 का मान रखते क्या आएगा, V अपॉन R1, यहाँ पर V अपॉन R2, यहाँ पर V अपॉन R3। तो I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर या लिखने पर, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। राइट हैंड साइड में 3 टर्म दे रखी हैं और उन तीनों टर्मों में से V कॉमन है, जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब मैं या तो V को V से काट दूँ या दोनों पक्षों में V का भाग लगा दूँ, एक ही बात है। तो दोनों पक्षों में V का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ 1 अपॉन R आ जाएगा, यहाँ V हट जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो क्या है, समांतर क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब देखो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ से निष्कर्ष ये निकलेगा कि समांतर क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग, दिए गए प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, दिए गए प्रतिरोध का व्युत्क्रम, दिए गए प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसी प्रकार यदि n प्रतिरोध जोड़ें तो n प्रतिरोधों का व्युत्क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों का व्युत्क्रमों का योग
तुल्य प्रतिरोध के व्यतिक्रम के बराबर होता है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष कंक्लूजन, दिए गए प्रतिरोधों के व्यतिक्रमों का योग दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है उपयोग। उपयोग क्या करते हैं? देखो, हमने श्रेणी क्रम का उपयोग किया था दिए गए प्रतिरोधों से अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखो, श्रेणी क्रम का उल्टा होता है समांतर क्रम। तो दिए गए प्रतिरोधों से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने किया जाता है। दिए गए प्रतिरोधों से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमें प्रतिरोध दे रखे हों और उन दिए गए प्रतिरोधों में से न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम उन प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन करेंगे या पार्श्व क्रम संयोजन करेंगे। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके पॉइंट टू रिमेंबर और पढ़ेंगे और प्रतिरोधों का संयोजन टॉपिक खलास। तो स्मरणीय बिंदु समांतर क्रम संयोजन में पॉइंट टू रिमेंबर। नंबर 1, ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR या I = V/R। देखो, इसमें बिंदु फिक्स होने की वजह से विभवांतर फिक्स होता है। तो V क्या है? नियत है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, नियत। तो V नियत होने से हम फिजिक्स में जानते हैं कि I अनुक्रमणानुपाती 1/R। प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा। देखो, वास्तव में प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा, व्यवधान। धारा के मार्ग में जितनी रुकावट आएगी, जितनी बाधा आएगी, जितनी व्यवधान आएगा, वो क्या है? प्रतिरोध। अब यदि मैं इसको प्रथम तार की स्थिति में देखूं तो प्रथम तार में I1 अनुक्रमणानुपाती IR1, ऐसे ही I2 अनुक्रमणानुपाती 1/R2, ऐसे ही I3 अनुक्रमणानुपाती 1/R3। अब देखो, मैं I1 अनुपात I2 अनुपात I3 निकालूं तो ये क्या जाएगा? 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। अर्थात जो रास्तों में जो धारा प्रवाहित हो रही है या मार्ग में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उनका अनुपात दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका पॉइंट टू रिमेंबर हो गया कि परिपथ में प्रवाहित धाराओं का अनुपात दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2, हम जानते हैं शक्ति P = VI होती है।
और V इजिकल टू आई आर हम ओम के नियम से जानते हैं, V इजिकल टू आई आर, तो ये P इजिकल टू जाएगा आई स्क्वायर आर। तो शायद ये लिखना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि आई भी यहाँ पर बदल रही है और आर भी बदल रही है। तो V इजिकल टू आई आर, तो आई इजिकल टू V अपन आर रखेंगे अपन, आई इजिकल टू V अपन आर यहाँ पे रखेंगे। तो V इजिकल टू आई का मान क्या है, V अपॉन आर, तो ये जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब V क्या है, नियत है, V क्या है, नियत है, तो P अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर, P अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर। अर्थात P1 अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R1, P2 अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R2 और P3 समान अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R3। अब अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 में निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2 अनुपात 1 अपॉन R3। अब देखो हम परिपथ में अलग अलग मार्ग में प्रायिक धाराओं का अनुपात निकालते हैं, वो अनुपात भी दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो अपन थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, देखो पॉइंट टू रिमेंबर में हमने श्रेणी क्रम में भी लिखा था कि इसका उपयोग हम अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन का उपयोग न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 जाएगा न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और पांचवा जो है वो आपका है कि जब हम n प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करें तो तुल्य प्रतिरोध यदि Rx है, यदि n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको मिलता हूँ Rp है। तो अभी हमने जो तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इक्वल क्या निकाला था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस प्लस 1 अपॉन Rn। अब यदि हम इन केस नंबर फर्स्ट का स्टडी करें और कहें कि ये सभी प्रतिरोध समान है, जो n प्रतिरोध लगे हुए हैं वो n प्रतिरोध R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है और Rn भी R है, यदि सभी प्रतिरोध समान हो तो उस केस में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये मान लिया कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू आप हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट 1 अपॉन आर एन। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू डॉट इक्वल टू आर एन। अब देखो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू जाएगा, देखो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर एन बार है तो n इंटू 1 अपॉन आर, तो आर पी इज इक्वल टू क्या जाएगा r अपॉन एन, क्योंकि आर पी जब आर पी निकालेंगे तो इसका क्रम बदल जाएगा, n नीचे आएगा और r ऊपर चल जाएगा। तो इस पर आप देखा कि जब n प्रतिरोध जिनका मान समान है उन्हें समांतर क्रम में जो संयुक्त करें तो तुल्य प्रतिरोध आर पी क्या आएगा r अपॉन एन, और वहां पर तुल्य प्रतिरोध क्या था आर एस मान लेते हैं, मैंने आर डेक्स माना था तो आया था n अपॉन आर, n इंटू आर।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि n प्रतिरोध का मान समान है तो तुल्य प्रतिरोध RH = n आता है, और समांतर क्रम में यदि n प्रतिरोध समान हो तो तुल्य प्रतिरोध R/n आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रतिरोधों के संयोजन में नंबर 1 पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 पढ़ा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन दोनों में ही हमने निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष का हम उपयोग कहाँ करते हैं और उस टॉपिक में क्या क्या स्पेशल बातें हैं जिनको हमने पॉइंट टू रिमेंबर या स्मरणीय बिंदु के रूप में व्याख्या करी। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें